वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर थी और उसके बाद फिर से एक पीडीएफ जो है पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट में डाली गई है और बताया गया है कि जिन लोगों को टीएटी या सीटेट नाम में जो मिसमैच आ रहा था तो उन्होंने शिक्षण अधिकारी से करेक्शन करके जो है 6 तारीख तक अपने फॉर्म जो है वो सबमिट कर देने हैं। इस तरीके से एक हिदायत जो है पीडीएफ के माध्यम से दी गई है। तो लगभग रजिस्ट्रेशन की सारी प्रोसेस जो है अब पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद अगली प्रोसेस किस तरीके से रहेंगी, मतलब जो सिलेक्शन की जो पद्धत है जिसको हम निवडीची कार्यपद्धति कहेंगे वो किस तरीके से होंगी और आगे की संपूर्ण प्रोसेस किस तरीके से रहेंगी, इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं कि जिस तरीके से 2017 में पोर्टल रजिस्ट्रेशन के बाद जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसका हवाला देकर हम आगे की चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक साथ ही साथ ये पीडीएफ देखने के लिए मिलेंगी। तो आइए आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की बात की प्रोसेस किस तरीके से होंगी, किस तरीके से प्राधान्य क्रम आपको लेना है, किस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना है, ये तमाम चीज़ें इस पीडीएफ में हम आपको जल्दी जल्दी बता देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, वीडियो को प्लीज़ लाईक कीजिए। निवडीची कार्यपद्धती किस तरीके से होंगी, एक एक चीज़ को आपने ध्यान से देख लेना है। उमेदवारांनी पवित्र पोर्टलवर नोंदणी करताना दिलेल्या वैयक्तिक माहितीवरून ज्या संस्थेस तो पात्र ठरत असेल त्या संस्थांची यादी त्या उमेदवाराच्या लॉग इनवर प्रेफरन्स जनरेट करून डाउनलोड करून पाहावी। त्यातून उमेदवाराचे स्वेच्छेने योग्य ते प्राधान्यक्रम निवडून विचारपूर्वक देणे गरजेचे आहे आणि हे प्राधान्यक्रम एकदा लॉक केल्यानंतर त्यात कोणताही बदल करता येणार नहीं। देखिए, जो प्राधान्यक्रम जो होता है, जो प्रेफरेंस होता है, आप उसको एक बार अगर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको एक बार अगर लॉक कर लेंगे तो फिर उसको आप अनलॉक नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ साफ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई। तो जो भी आप प्राधान्यक्रम आपका सिलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, उसको आपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। उमेदवाराने स्वतःची माहिती भरून ती सप्रमाणित केली असल्याने त्यानुसार त्यास प्राधान्यक्रम जनरेट होतील, ठीक आहे। प्राधान्यक्रम कसे द्यावेत याविषयी संकेतस्थळावर योग्य ते व्हिडिओज आणि माहिती वेळोवेळी दिली जाईल, ती पाहणे उम्मीदवारांची जवाबदारी असेल। तो देखिए, आपको प्राधान्यक्रम देना है, किस तरीके से देना है, इसको लेकर जो पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर डेमो के तौर पर आपको वीडियो दिया जाएगा कि आपने प्रेफरेंस को किस तरीके से देना है। तो वहाँ वो देखना आपकी जवाबदारी है और बहुत ध्यान से आपको वो चीज़ें देखनी है। यानंतर ही उमेदवारास काही अडचण येत असेल तर विभाग स्तरावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक किंवा जिल्हा स्तरावर शिक्षण अधिकारी प्राथमिक इथे असलेल्या पवित्र केंद्र मदत येथून मार्गदर्शन घेता येईल। और फिर भी आपको प्रेफरेंस देने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जो है नज़दीकी जिला परिषद से कांटेक्ट करना है या तो फिर शिक्षण उपसंचालक से कांटेक्ट करना है। वहाँ से आपको तमाम मालूमात जो है इसको लेकर दी जाएंगी। प्राधान्यक्रम दिल्यानंतर उमेदवारास त्यांच्या टेट मधील गुण, जात, प्रवर्ग, समांतर आरक्षण, विषय, शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता यानुसार उपलब्ध असलेल्या जागेतून प्रेफरन्स जनरेट होतील। या व्यतिरिक्त जे चुकीचे प्राधान्यक्रम दिलेले ते ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, म्हणून प्राधान्यक्रम देण्याची योग्य ती जवाबदारी स्वतः उम्मीदवारांची असेल। तो यहाँ पर देखिए, एक लाइन मेंशन की गई कि जो प्राधान्यक्रम देने की जो जवाबदारी है वो खुद कैंडिडेट की रहेंगी, कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एक बात आपने यहाँ पर ये याद रख लेनी, प्राधान्यक्रम दोन भागामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत। अब देखिए, प्राधान्यक्रम जो है दो अलग अलग हिस्सों में आपको अवेलेबल करके दिया जाएगा। पहिल्या भागामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था मतलब जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर परिषद यातील पदे व खाजगी संस्थातील मुलाखत शिवाय येणारी बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता यात मिळालेल्या गुणानुसार थेट नियुक्ती देण्यात येईल। तो इस तरीके से दो अलग अलग हिस्सों में जो है प्राधान्यक्रम देने की बात यहाँ पर हो रही है। दुसऱ्या टप्प्यामध्ये खाजगी संस्थांमधील जी रिक्त पदे मुलाखतीत भरली जाते अशी पदे प्राधान्यक्रम देण्यासाठी उपलब्ध होतील। तो ये दो फॉर्मेट, दो भाग यहाँ पर आपको, दो हिस्से यहाँ पर आपको बताए हैं। ज्या उमेदवारांची निवड विना मुलाखतमध्ये झाली असेल त्यांची मुलाखतीसहित कराव्याच्या नियुक्तीमध्ये विचार केला जाणार नाही, त्यामुळे उमेदवाराने स्वतः योग्य ते प्राधान्यक्रम विचारपूर्वक द्यावेत। स्थानिक स्वराज्य संस्था यासाठी निवडलेल्या उमेदवारास विना मुलाखत नियुक्ती केल्या जाईल। तसेच यामध्ये एकास एक या प्रमाणात उमेदवार पाठवलेले जातात। स्थानिक स्वराज्य संस्था है, वहाँ पर एक सीट के लिए एक ही कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन होगा और एक सीट के लिए एक ही कैंडिडेट वहाँ पर भेजा जाएगा। उनका इंटरव्यू वगैरह, मुलाकात वगैरह कुछ नहीं होंगी, इस तरीके से बताया गया है। आगे देखिए,
विना मुलाखत पदाकरिता निवड झालेल्या उमेदवारांनी विहित कालावधीत संबंधित पदावर कोणत्याही कारणामुळे रुजून न झाल्यास किंवा कागदपत्र पडताळणीमध्ये अपात्र ठरल्यास त्या उमेदवाराची नियुक्ती केली जाणार नाही व ते पद तसेच रिक्त ठेवण्यात येईल त्याचा विचार किया जाना नहीं। तो देखिए, अगर कैंडिडेट जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन जहाँ पर होता है, जिस जगह के लिए होता है, अगर वो कैंडिडेट उस वक्त पर वहाँ पर रुजू नहीं होता है, ज्वाइन नहीं होता है, और या फिर अगर वो डॉक्यूमेंट्स पड़तालनी में अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी वजह से फेल हो जाता है तो वो जगह वैसी की वैसी खाली रखी जाएंगी, वहाँ पर उनकी नियुक्ति नहीं होगी, यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। दूसरीकडे मुलाखतीसह नियुक्ती करताना एकास 10, अब यहाँ पर एकास 10 जो बताया जा रहा है, तो एक की जगह पर 3, 10 की जगह पर हमने 3 इसको पकड़ लेना, क्योंकि हमने कहा कि 2017 का संदर्भ हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। या प्रमाणात उमेदवारांनी खाजगी संस्थांमध्ये पाठवण्यात येतील, मतलब एक जगह के लिए 3 उम्मीदवार जो है खाजगी संस्था में भेजे जाएंगे। इसका आपने इस तरीके से अर्थ समझ लेना है। खाजगी संस्थाच्या मुलाखतीसह पद भरती करिता निवड झालेल्या उमेदवारांना जास्तीत जास्त 10 पदांकरिता मुलाखत देण्याची मुभा असेल। यामध्ये अध्यापन कौशल्य चाचणी आणि मुलाखत याचा कालावधी स्वतंत्रपणे देण्यात येतो। मुलाखतीच्या पद भरतीमध्ये बोलावलेल्या 10 उमेदवारापैकी, अब यहाँ पर 10 में से आपने 3 ही लेना है, म्हणजे 3 उमेदवारापैकी ज्या उमेदवाराची अंतिम निवड ही मुलाखत व अध्यापन कौशल्य याच्या गुणाद्वारे करण्यात येईल, येथे अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी यातील गुण विचारात घेतले जाणार नाही। सदर संस्थेची मुलाखत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांची गुणानुक्रमे यादी संस्थेच्या संकेतस्थळावर विहित मुदतीत प्रसिद्ध करण्यात येईल। जर निवडलेल्या उमेदवारापैकी कोणत्याही कारणामुळे रुजू न झाल्यास, कागदपत्र पडताळणीमध्ये अपात्र ठरल्यास रिक्त राहिलेल्या पदावर गुणानुक्रमे येणाऱ्या पुढील उमेदवारांची नियुक्ती संस्थेमार्फत करण्यात येते। तो देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हो या तो फिर आप वक्त पे ज्वाइन नहीं हो पाते हो, तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है वहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आपके बाद वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से बताया जा रहा है। उमेदवाराची अंतिम निवड झाल्यानंतर कार्यालयीन 7 दिवसामध्ये उमेदवारास हजर व्हावे लागेल। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद 7 दिन के अंदर जो है आपको हेडक्वार्टर पर पहुंच जाना है, आपको उस जगह पर उस स्कूल पर पहुंच जाना है, जॉइन हो जाना है। पद भरती करताना उमेदवाराकडून कोणतीही शुल्क किंवा फी घेण्यात येणार नहीं। देखिए, यहाँ पर एक अहम बात यहाँ पर बता रहा है, खास करके संस्था के लिए, कि आपकी जब पद भर्ती होंगी तो आपको किसी तरीके के कोई पैसे वगैरह वहाँ पर देनी नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स, तमाम कैंडिडेट इस बात को ध्यान रख लेंगे कि किसी तरीके के कोई पैसे आपको कहीं पर भी देने नहीं है। मुलाखतीशिवाय पद भरतीमध्ये अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारास मुलाखतीसह पद भरतीमध्ये ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, त्यासाठी उमेदवारांनी योग्य ते प्राधान्यक्रम देणे आवश्यक असते। उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम देताना ज्या रिक्त पदांना प्राधान्यक्रम दिलेत त्याच पदासाठी त्याचा विचार करण्यात येईल, अन्यथा पात्र असूनही प्राधान्यक्रम न दिल्यास त्या रिक्त पदासाठी उम्मीदवारांचा विचार करण्यात येणार नहीं। और एक अहम बात, क्या आप जिस जगह के लिए प्राधान्यक्रम देते हैं तो आपका विचार उसी जगह के लिए किया जाएगा, और अगर आप दूसरी जगह के लिए पात्र हो लेकिन आपने वहाँ पर प्राधान्यक्रम नहीं दिया तो आप उसके लिए आपका विचार नहीं किया जाएगा, भले आप उसके लिए एलिजिबल हो पूरी तरीके से। शासन निर्णयानुसार समांतर आरक्षण गृहीत धरून उपलब्ध उमेदवारापैकी योग्य त्या उमेदवाराची निवड करण्यात येईल। तो देखिए, शासन निर्णय के हिसाब से जो अवेलेबल स्टूडेंट्स है, जो उपलब्ध कैंडिडेट है, उनके हिसाब से, मतलब आपको पता है समांतर आरक्षण के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है आरक्षण के हिसाब से एलिजिबल कैंडिडेट की जो है नियुक्ति इसके लिए की जाएंगी। तो साफ साफ पूरा का पूरा निवड़ी की जो पद्धत है यहाँ पर वो डिटेल में बताई गई। अब मानधन वेतन श्रेणी की बात हम यहाँ पर थोड़ी सी कर लेते हैं कि जो मानधन वेतन श्रेणी किस तरीके से होती है। स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी संस्थाच्या अनुदानित शाळांमध्ये नियुक्ती ही शिक्षण सेवक म्हणूनच एकत्रच मानधनावर राहील, तर अंशतः अनुदानित व विनानुदानित शाळांमध्ये शिक्षक पदावरील नियुक्ती विहित वेतन श्रेणीमध्ये असेल। देखिए, अंशतः अनुदानित 20, 40, 60, 80% स्कूलें होती है, और अनुदानित जो है वो 100% होती है, और विनानुदानित जो है वो 0% होती है। तो उस हिसाब से जो है उनका वेतन श्रेणी व मानधन श्रेणी यहाँ पर लागू की जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, और इसको लेकर जो है पोर्टल पे कोई भी अपडेट आती है तो हम तुरंत वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। बताई गई चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ आ गई। ये वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। अगर आप इस PDF को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको ये PDF आसानी से हासिल हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।